दिन का सूरज चौधरी के औसान खता करने के लिए काफ़ी था। हवेली में पुलिस का क्या काम था? लोग तजस्सुस के मारे हवेली के बाहर जमा होते मुलाजमों से कुरेद कुरेद कर पूछने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मुलाजिम मुंह सिए खड़े थे। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से अदा होता तो चौधरी वली कहाँ उन्हें जिंदा छोड़ता। तभी वो लोगों को दूर करते, मगर न जाने कहाँ से बात फैली थी। लोग अब मुलाजमों से जरिश के बारे में सवाल करने लगे, जिस पर वो अब लोगों को झड़प कर भगा देते, क्योंकि हवेली में तकरीबन सारा दिन ही लोगों का आना जाना लगा रहा था। वली के भड़कने पर अब खुलेआम जरिश को ढूंढा जा रहा था, मगर फिर भी गांव वालों से छुपाने की भरपूर कोशिश जारी थी। दिन से शाम ढल आई, मगर जरिश कहीं नहीं मिली, और ना ही फरहाद। फुफ्फो का तो दम निकल गया था। उनका इकलौता पोता न जाने कहाँ था। रो रो कर वो खुदा से उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी, मगर फरहाद और जरिश का नामो निशान तक ना मिल रहा था। जब हर हरबा नाकारा हो गया, वली को सिर्फ एक जगह शक पक्का हो गया कि यह हरकत सिर्फ सादाम की है। तभी वो रात ढलते ही कमिश्नर के साथ अपने ससुराल यानी फजल खान के सामने मौजूद था। कहाँ है तुम्हारा बेटा? वली ने उनसे पूछा, जिस सवाल का जवाब वो खुद 7 माह से तलाश कर रहे थे। वहीं हादी भी निकल आया और वली को देखकर उसका हलक तक कड़वा हुआ। शहरियार का भी शक अब उनकी तरफ जा रहा था, क्योंकि वो हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे। नामूसी अलग फैल रही थी। मेरी बहन गायब है कल से, अपने बेटे को निकालो बाहर और पूछो कि मेरी बहन कहाँ है। वली जैसे पागल होने को था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 7 माह से हमारी औलाद, हमारा जिगर का टुकड़ा हमसे मुंह मोड़ कर बैठा है, और अब तुम्हारा बहन कहाँ से पैदा हो गया? फजल खान गुस्से से बोले, झूठ बोल रहा है ये कमिश्नर, इनके पास ही है मेरी बहन, गिरफ्तार करें इन्हें, खुद निकल आएगा वो। वली चिल्लाया, जबकि कमिश्नर ने उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गया। वली साहब, कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? ना सबूत ना गवाह, ना सबूत ना गवाह, किस लिए इन्हें उठाएं हम? मैं पर्चा कटवाऊंगा। वली अजियत से बोला, जनाब ये कोई हल्के लोग नहीं है जो मुंह उठाएं और इन्हें गिरफ्तार कर लें। बिना सबूत के हमें तो फंसवाने वाले काम ना करें। वो समझाने लगे उसे। वली का बस नहीं चल रहा था कि अपने ही बाल नोच डाले। ये सब क्या हो रहा था आखिर? कहाँ चली गई थी आखिर जरिश? वो मुठियां भींचता वहां से निकल गया कि उसके सेल पर सादिक की कॉल आने लगी। उसने फोन उठाया। सरकार, फरहाद साहब यहाँ नहर के पास मिले हैं जी। सादिक की परेशान कुन आवाज़ थी। व्हाट? वली चीखा। हाँ जी, और हालत भी बहुत ख़राब है। वो बोला तो वली ने शहरियार को इत्तला दी और दोनों नहर की तरफ जैसे दौड़ कर चले जाना चाहते थे। जरिश के सामने खाना रखा था और अंधेरे से अब उसको मतली होने लगी थी। दिन हुआ, रात हुई, उसे कुछ पता नहीं था। वो कौन था जो उसको बेआबरू कर चुका था, जो उसकी इज्जत को तार तार कर चुका था, जो उसके वजूद को रोन चुका था। वो बोलना चाहती थी, मगर उसके मुंह से दुपट्टा नहीं निकाला गया था। बिखरे हुलिये से, जिससे वो खुद से नजर ना मिला पाए, वो जार जार रो रही थी। तुमने खाना नहीं खाया? वो दोबारा से हेवला कमरे में आया तो जरिश जोर जोर से सर पटकने लगी और वो हेवला उसके नज़दीक आया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसका गला और उसका वजूद बुरी तरह से दुख रहा था। दुपट्टे की गिरह ढीली हुई और मुकाबिल जो कोई भी था उसके सामने बैठ गया, जबकि जरिश एक तरफ लुढ़की हुई थी। उस हेवले ने जबरदस्ती उसके मुंह में निवाले डालने शुरू कर दिए। जरिश के आंसुओं ने बिस्तर की हर जगह भिगो दी थी। खाना खिलाकर उसने प्लेटें एक तरफ रखी और सुकून से बैठ गया। जरिश को महसूस हो रहा था जैसे वो अब उसको देख रहा है। वो सिमटने लगी थी। मत करो मेरे साथ ऐसा, वो बेबसी से बैठी हुई आवाज़ में चीखी। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अपने जख्मी लबों पर बेदर्द सा लम्स महसूस करते उसने नफ़ी की थी। नहीं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? उसने नफ़ी की थी। नहीं, वो दोबारा बेआबरू नहीं होना चाहती थी। वो चीखी, नहीं, जबकि एक मजबूत शिकंजे में वो फिर से फंस गई। मार दिया जाए, बड़ी चाहत से कहा गया, और एक बार फिर उसका सर अब गोया फटने को था। कुछ देर वो इस अजियत को सहती रही, जबकि अचानक उस ह्योले ने उसे दूर झटका और उसकी नाक पर रुमाल रख दिया। 2 मिनट के अंदर वो बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि इससे ज्यादा वो होश में नहीं रह सकी। इनके सर पर इतनी बेदर्दी से वार हुए हैं कि ये कोमे में जा चुके हैं। आप दुआ करें कि ये तवील ना हो। डॉक्टर ने कहा तो वली हथेली पर मुट्ठी मार कर रह गया।
कोई मानता या ना मानता, मगर वो जानता था कि ये सारा का सारा काम सिवाय सादाम के कोई और नहीं कर सकता। उसकी आंख खुली तो अपने आप को हर किस्म के शिकंजे से आज़ाद पाया। उसे हैरत हुई, वो अब भी उसी कमरे में थी, मगर अब फ़र्क सिर्फ इतना आया था कि कमरे में वो हैबतनाक सुर्ख रोशनी की बजाय नाइट बल्ब ऑन था। वो उठी और जल्दी से स्विच ढूंढकर कमरे को रोशन कर दिया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये किसी होटल का रूम था, जिसमें एक बालकनी भी थी। यहाँ से वो आसानी से भाग सकती थी। वो दौड़कर बालकनी तक आई तो उसे अंदाज़ा हुआ दिन निकला हुआ था। सुबह का सूरज देखकर उसकी आंखें चुंधिया गईं और वो वहीं बैठी रो दी। कितनी बड़ी नेमत लगा था दिन का उजाला उसे, मगर उसके सारे रंग तो छीन लिए गए थे। उसने कुछ ही देर बाद हिम्मत ना हारते हुए बालकनी से नीचे देखा तो इतना ट्रैफिक देखकर परेशानी से पीछे हटी। उनके गांव में तो बस एक दो मोटरसाइकिल ही चलती नजर आती थी। ये हवेली वालों की शानदार हवेली वालों की शानदार गाड़ियां और कच्चे पक्के रास्ते, मगर यहाँ तो जैसे एक तूफान था। लोग एक दूसरे को कुचल कर आगे निकल जाना चाहते थे, और यही तो जिंदगी है। वो पीछे हटी और पीछे पीछे चलने लगी कि उसको जानी पहचानी मर्दाना खुशबू अपने चार सू फैलती महसूस हुई। उसने पलट कर नहीं देखा, जबकि वो खुशबू अब उसके काफ़ी नज़दीक आ गई थी। नहीं, वो सदमे से अपना दिल थाम गई। हलक खुश्क पड़ गया। नहीं, वो पागलों की तरह चीखी, जबकि मुड़कर उसको देखने की हिम्मत नहीं हुई। मुकाबिल खामोश खड़ा रहा। उसने उसके सामने जाने की या उसका रुख अपनी तरफ मोड़ने की बजाय सिगार सुलगाकर लबों में दबा ली। सिगार का धुआं फैलने लगा। एक शाने बेनियाजी सी थी, जबकि जरिश की सिसकियां इस यकीन पर कि पीछे सादाम फजल खान खड़ा है अब खत्म होना शुरू हो गई थी। और फिर वो हुआ जो शायद ही सादाम फजल खान के वहमो गुमान में भी था। वो झटके से मुड़ी और उसके मुंह पर अपने पूरे वजूद के साथ, पूरी ताकत के साथ थप्पड़ मार गई। और ये 7 माह बाद जरिश की तरफ से दिया जाने वाला सादाम फजल खान के लिए तोहफा था। एक पल के लिए तो वो हैरान रह गया कि अगर ज़िंदगी में पहली बार उसका गिरेबान किसी ने पकड़ा तो उसकी पहली आशिकी यानी उसका बाप, और उसके मुंह पर अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो उसकी महबूबा यानी जरिश थी। मैं ये कैसे भूल गई कि आप अपनी सतह से कितना गिर चुके हैं। वो धाड़ी थी, चेहरा सुर्ख हो गया, गर्दन की रगें फूल गईं, जबकि उसकी गर्दन पर सादाम के दिए तोहफे आबोताब से चमक रहे थे। सादाम ने गहरी सांस खींची और 2 कदम उससे दूर हुआ, मगर जरिश जैसे मारने मरने पर तुली हुई थी। वो 2 कदम उसके नज़दीक हुई। मुझे रुस्वा कर दिया, मेरी आबरू छीन ली मुझसे, मेरी इज्जत की धज्जियां बखेर दी। सादाम फजल खान, तुम किस कदर घटिया इंसान हो। वो उसका गिरेबान पकड़ती चिल्लाई, जबकि लफ्ज़ों के वार ऐसे थे कि ढूंढे से भी उसे वो जरिश ना मिले जो सादाम खान की हर बात पर सर झुका दे। उसने 2 कदम पीछे लिए और वही गहरा सांस भरा। बोलते क्यों नहीं अब? कितनी आराम से मेरे वजूद पर अपनी फतह का जश्न मनाकर मेरे सामने आ खड़े हुए हैं, मुझे अजियत देकर, मुझे तार तार करके। जब सादाम से मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो आंखें निकालता हुआ एकदम से चीखा, चुप, और 2 कदम उसकी जानिब बढ़ा, जबकि जरिश बस इतने में ही डर कर पीछे सरकी थी और 2 कदम दूर हुई उससे, जबकि सादाम बिना रुके उसकी तरफ बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि पुष्ट पर दीवार ने जरिश के कदम रोक लिए और सादाम जरिश के वजूद ने आगे उसके सारे रास्तों को बंद कर दिया। दूर हटे, जरिश अंदर की घबराहट छुपाती गुस्से से बोली। उस इंसान की शक्ल वो अब जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहती थी। कोई ख़ास वजह है तुम्हारा पास? वही लबो लहजा, वही खुशबू, तो वो पहले क्यों नहीं पहचान सकी? हाँ है, आपने मेरी इज्जत लूटी है, आपने। वो बुरी तरह रोई तो सादाम ने उसके आंसू साफ करने का बिल्कुल कष्ट नहीं उठाया, उसे ऐसे ही देखता रहा। तुम्हारा इज्जत लूटा है? अच्छा। वो हंसा। हमें लगा तुम हमारा बीवी है। सकून से उससे दूर होता, उसकी हालत से महजूज होता, वो उसे मजीद दिली सदमे से दो चार कर गया। कौन सी बीवी? कैसी बीवी? वही बीवी जिसने अपना माँ बाप से छुप छुपा कर बस सादाम फजल खान का एक हुक्म पर उससे शादी कर लिया था। वही बीवी जिसने भरा गांव में अपना शोहर पर इल्ज़ाम रखा था, बिना जाने के असल हुआ क्या था। वो बेड पर नीम दराज सा लेटता काफ़ी पुरसकून लग रहा था, जबकि अब ड्राई फ्रूट भी सामने रख के वो आराम से खाने में मसरूफ़ था। जरिश के लिए ये सब किसी शौक से कम नहीं था। तो मुझे बेआबरू करके, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर, मुझे अजियत देकर आपने मुझसे कौन सा बदला लिया? वो कांच का वॉज उठाकर ज़मीन पर मारते बोली। सादाम उसके रंग ढंग से काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रहा था।
मगर बोले बिना उसकी जानिब देखते वो बादाम खाता रहा। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने मेरे माँ बाप को मारा है, जानती हूँ मैं कितने बेहिस हैं आप। वो उस वॉच से ही उसका खून कर देना चाहती थी, काश उसमें इतनी हिम्मत होती। सादाम ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा वजूद बताता है कि तुम थका थका है, आराम करो, आ जाओ फिर। वो आंखों से मायनी खेज इशारा करता उसे अपने पास बुला रहा था। जरिश को वो वाकई बेहिस लगा। उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया था, मगर फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था उसे कि उसने कुछ गलत किया है। किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई नदामत नहीं थी उसे। तुम औरतों का अजब मसला है, खुद को कोई चीज़ समझता है जबकि तुम है कुछ नहीं। जरिश सादाम खान हमारा बिना अब तुम सिर्फ हमारा है। खुद को गौर से देखता तो अंदाज़ा होता तुम पर हमारा रंग चढ़ गया है। तुम्हारा इतना एक्शन मूवी की तरह रुखसती किया, फिर भी बैठा रोता है। अजब है भाई तुम। वो उठकर हाथ झाड़ता उसके नज़दीक आया। अगर आप अब मेरे नज़दीक आए ना तो मैं इसी कान से अपनी गर्दन काट लूँगी, वो चीखी। सादाम हाथ उठाता, मुस्कुराहट छुपाता पीछे हुआ। एक फेवर करें मैम, वो बोला तो लहजे की मासूमियत देखने के लायक थी। जरिश फूले पपोटों से उसे देखने लगी। हम खुद काट दे, गारंटी है ज़्यादा दर्द नहीं होगा। उसके कहने की देर थी। जरिश ने दुखती आंखों से ज़मीन पर पड़ा कांच बेदर्दी से उठाया और मुट्ठी में भरकर उस पर फेंकने लगी, जिससे सादाम को तो कुछ नहीं हुआ, वो बच गया, मगर जरिश ने अपने हाथ जख्मी कर लिए थे। और सादाम फजल खान अब संजीदा सा एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। छोड़े मेरा हाथ। जरिश उससे हाथ छुड़ाने की जिदोजहद करने लगी कि सादाम की सर्द नज़रों ने उसके बंद तोड़े। इनायत, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई और इनायत ने दरवाजे के पीछे से ही सवाल किया। जी खान, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, हमारा महबूब हमें मारने के चक्करों में खुद को नुकसान दे बैठा है। वो फिर से मुस्कुराया। इतना तो वो कभी नहीं मुस्कुराया था जितना उसे तकलीफ़ देकर मुस्कुरा रहा था। जितना नुकसान आपने मेरा किया है, इतना नुकसान कोई नहीं कर सकता। जरिश हाथ खटकती बोली। सादाम की गिरफ्त ढीली थी, तभी वो हाथ छुड़ा गई। तो हम तुम्हारा नुकसान के लिए कोई ख़ास बंदा हायर करता नहीं, वो छछूंदर, क्या नाम था उस अखरोट का, हाँ वो फरहाद, उसको हायर करता, जिसका माला तुम गले में सजाए फिर रहा है। उसने उसके गले में लॉकेट देखकर तंज किया, जिसे उसने अब तक नहीं उतारा था। जरिश ने उस तितली की तरफ देखा। सादाम का हाथ उसकी तरफ बढ़ता कि वो छुपा गई। सादाम का बस नहीं चला कि उसकी हरकत पर उसका मुंह थप्पड़ों से सजा दे। उसकी कलाई पकड़कर एक तरफ झड़की और उसके गले में झूलती वो तितली, जिसे उसने बमुश्किल बर्दाश्त किया था, निकाल कर फेंकी और जूते से मसल दी। इनायत ने दरवाज़ा बजाया और सादाम ने फर्स्ट एड बॉक्स लेते हुए तितली को बाहर जूते से फेंक दिया और वो दोबारा उसके नज़दीक आया। जरिश उसकी जानिब ही देख रही थी। आंखों में शर्म, झिझक, हया का अंसर मफकूद था। जहरीली नज़रें उस वक्त नफ़रत उगल रही थी। हम तुम्हारा लिए होटल कश्मीर का दिल में बनाया, खामोश पुरसकून जगह पर ख़ास तौर पर बनवाया। इस होटल का एक एक कमरा तुम्हारा शाया निशान है। हम अपना हनीमून यहाँ बनाएगा, ओके? या अब तो बनाता रहेगा, तुम भी यहीं और हम भी यहीं। उसके हाथ पर पट्टी बांधकर उसने उसके जख्म को लबों से छुआ तो जरिश को तकलीफ का एहसास हुआ और उसने हाथ पीछे कर लिए। सादाम उठ गया था। तुम्हारा लिए 7 माह में अपना टेढ़ा जुबान सीधा किया, बड़ा मुश्किल है तुम्हारा जैसा बोलना, वो सुकून से बोला और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे तवक्को के ऐन मुताबिक जरिश ने हाथ नहीं थामा, यूं ही बेहिसी से उसे देखती रही। सादाम उसके चेहरे पर झुका। तुम में सादाम का दिल फंसा है, वरना माफ़ी का लफ्ज़ तो हम खुद के लिए भी नहीं रखा है, मगर फ़िक्र करने का तुम्हारा दिन है, हमें तुम कैसे बर्दाश्त करेगा। सख्ती और मायनी खेजी से कही बात पर जरिश का सर घूम गया। वो बाहर जाने लगा और जरिश की आवाज़ पर रुका। मुझे लाला के पास जाना है, वो सुर्ख आंखों को रगड़ती बोली। सादाम ने पलट कर उसकी तरफ देखा। नज़रों में उसके लिए बिल्कुल रहम नहीं था। जैसा जाता रहा हो ना, शुक्र करो, शुक्र करो, अपनी शक्ल दिखाकर तुम्हें इतना बोलने के काबिल छोड़ दिया। और वो बाहर निकल गया, जबकि जरिश वहाँ बैठी सिसकती रह गई। सुबह से शाम हो चली थी, वो जिद में यूं ही बैठी थी, जबकि सादाम फजल खान यहाँ मौजूद नहीं था। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ गया होगा, मगर इतना यकीन था कि वो यहीं होगा। वो कैसे भागे, कैसे जाए अपने घर, वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक उधेड़ उम्र औरत दरवाज़ा बजा कर अंदर आई। उस औरत का शफीक चेहरा देखकर वो उसकी तरफ बढ़ी। अम्मा,
अम्मा मुझे यहाँ से निकाल दें प्लीज़, ये आदमी मुझे कैद किए हुए है, प्लीज़ अम्मा मुझे अपने घर जाना है। वो उस औरत की मिन्नत समाजत करने लगी, जबकि उस औरत ने हैरत से देखा, मगर बीबी सरकार ने बताया कि आप उनकी बेगम हैं। वो ज़रा हैरत से बोली तो ज़रिश खामोश हो गई। क्या बताती, उसने भी तो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर निकाह अपनी रजामंदी से किया था। इसके बाद ज़रिश कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। बीबी आप फ्रेश हो जाएं और ये खाना भी खा लें। उन्होंने उसके हाथ में खूबसूरत सा लिबास थमाया। ज़रिश को उस शख्स की समझ नहीं आ रही थी, वो किस चीज़ की खुशी मना रहा था। मुझे ये लिबास नहीं पहनना। उसने गुस्से से वो लिबास फेंका और बेड पर बैठ गई। उसके साथ क्या कुछ कर दिया था उसने, और उसे परवाह भी नहीं थी। उस औरत ने बिना मिन्नत किए खाना उसके पास रखा और वो लिबास भी उठाकर बेड पर रख कर वो बाहर निकल गई, जबकि ज़रिश ने मुठियाँ भींच ली। बेबसी से फिर आंसू निकल आए थे। उसने रेशमी मामूली से कामदार लिबास को देखा और घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। लाला काम हो गया, वो यहाँ आया था, हादी ने संजीदगी से कहा। अच्छा है, जूतियां चटकाए जरा। सादाम की बारोब आवाज़ स्पीकर पर उभरी, जबकि शहाब जो उसी के साथ बैठा था हंस दिया। यार इतनी मुश्किल से तेरी उर्दू ठीक कराई है, तो अब तो उर्दू का मुंह तोड़ना बंद कर। शहाब बोला तो सादाम ने उसे मुक्का दिखाया। लाला जाना खुश नहीं है। हादी वहीं अटका हुआ था, संजीदगी से बोला। सादाम की मुस्कुराहट गायब हुई। मेरे ख्याल से आपको गांव वापस आना चाहिए। वो फिर बोला। सादाम खंकारा। बाबा साईं भी बीमार, उसका नाम हमारा सामने लेगा तो तुम्हारा जुबान भी गुद्दी से खींच सकता है हम। सादाम गुस्से से बोला तो हादी खामोश हो गया। तुम जाना का खैरो बर रखेगा, उसको कुछ ना होने पाए, बाकी हम खुद देख लेगा सब, उसने कहा तो हादी खामोश हुआ। कुछ कहना चाहता है। सादाम को उसकी खामोशी बेवजह नहीं लगी। शादी करना चाहता हूँ लाला, उसने कहा तो सादाम के लब मुस्कुराए। बहुत खूब, जाने सादाम, हमारा दिल खुश कर दिया। बताओ कौन है वो लड़का, मेरा मतलब लड़की। वो खुद ही अपनी बेसाख्तगी पर जुबान तातों तले दबा गया, तो दूसरी तरफ हादी भी मुस्कुराहट दबा गया, जबकि शहाब सुनकर जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल लेकर स्पीकर पर लगा गया। बेला। हादी ने नाम बताया तो दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लगे। शहाब पीछे होकर बैठ गया, जबकि सादाम ने स्पीकर ऑफ किया और उसके पास से उठ गया। तुमको कोई और लड़की नहीं मिला था? सादाम कुछ खफा सा लगा। उसे शहाब की दिलचस्पी बेला में महसूस होती थी। तभी वो बोला, यार लाला, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस वही चाहिए। उसके शोहर ने अब तक उसे तलाक नहीं दी। अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो मैं खुद कोई बड़ा कदम उठा लूँगा। वो काफ़ी उजलत में लगा, जबकि सादाम के माथे पर बल पड़े। हमको धमकी देगा? वो पूछने लगा तो हादी खामोश रहा। तुम ज़रा नीवा होकर रह, हम खुद गाँव आएगा तो देखेगा इस मामले को। वो फ़ोन बंद करने लगा। मैं 5 दिन से ज़्यादा खामोशी बर्दाश्त नहीं करूँगा, हादी ने हतमी लहजे में कहा। खर का बच्चा। सादाम गुस्से से गाली देता फ़ोन बंद कर गया, जबकि पेशानी पर अंगूठा सख्ती से रख कर वो अंदर आया, जहां शहाब आंखें बंद किए बैठा था। तुम शादी करना चाहता है उससे? कोई दिलचस्पी रखता है उसमें? सादाम ने दो टोक पूछा। नहीं, तुम हादी से उसकी शादी करा दो, शहाब ने संजीदगी से कहा। मगर प्लीज़ सादाम, शहाब बोला तो सादाम ने मज़ीद बात नहीं बढ़ाई। शहाब उठकर जल्दी ही चला गया। उसके पास से तो वो ऊपर मसरूर कदम उठाता ज़रिश के रूम में आ गया। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे। दरवाजे से टेक लगाए वो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। ज़रिश ने सर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जिन्हें लबों से छूने के लिए वो बेताब होने लगा। बला का हुस्न रखती थी वो, खुद में इतनी कशिश, इतनी कि वो सिर्फ उसके आगे ही तो हार जाता था। कल आपने कहा मैं दुश्मन हूँ, फिर ये इतनी मुस्कुराहटें क्यों बखेर रहे हैं? दुश्मन तो अपनी दुश्मनी निकाल कर सब्र में आ जाता है। फिर क्यों मुझे कैद किया हुआ है आपने? मज़ीद रुसवा करना चाहते हैं क्या? वो भीगे लहजे में बोली। कितना प्यारा बोलने लगा है तुम, दिल करता है कि तुमको बार बार सुर्ख करे। वो मज़े से उसके नज़दीक बैठा। उसके दिए रेशमी लिबास में वो चांदी की तरह चमक रही थी। तुम हमारा दुश्मन है और हम तुम्हारा, मगर एक मरला ज़रा गड़बड़ सा है कि हम अपने दुश्मन पे मरता है, आशिकी करता है तुमसे। वो उसे देखते हुए बोला। झूठ, झूठ के सिवा कुछ नहीं। मोहब्बत के साथ ये सलूक नहीं किया जाता। मेरे माँ बाप को मार दिया आपने, रहम खाते उन पर। मुर्तज़ा की बेटी होना मेरा जुर्म नहीं था, मैं नहीं जानती थी, मुझसे पुश्त आपने फेरी थी। आप मुझे ना भेजते, ना मेरे माँ बाप मरते और ना यहाँ कैद होकर मेरी आबरू छीन ली जाती।
अरे सादाम खान, तुम अपना मुंह बंद करेगा या खींच कर एक थप्पड़ लगा दे और तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। हमारा सामने बकवास मत करेगा आइंदा। तुम मुर्तज़ा का बेटी है। हमारा दिल में ये बात फांस बनकर चुभता है। बेगैरत नहीं है हम, समझा? मगर हम कुछ सोचना ही नहीं चाहता। तुम हमारा है, हम बस इतना जानता है। और तुमको ना हम दूर करेगा और ना कहीं जाने देगा। और किसी माई का लाल में दम नहीं जो यहाँ आकर तुमको हमसे ले जाए। वो उंगली उठाकर बड़े जलजले में बोला, हम तुमको चाहता है, तुम हमारी चाहत में खुश रहे, बाकी सब तो हम देख ही लेगा। मैं अपने माँ बाप के कातिल से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। वो फिर से बोली, अपनी इज्जत लूटने वाली शख्स से तो बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखती। वो रो दी, मगर हम तो करता है ना। वो फिर जिद करता, उसके नज़दीक हुआ और उसे देखने लगा। आप मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक है, नवाब जी बोलेगा तो कल तुमसे मुलाकात करेगा, वैसे भी खास काम है हमें। वो उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते बोला, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं जिन्हें जानती थी वो मेरी इज्जत की हिफाजत करना जानते थे। वो मुझसे जुड़े रिश्तों का लिहाज रखते थे। देखो तुम, कब से शिकवा किया जा रहा है हमसे। तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? तुम किसी मासूम पर इल्ज़ाम लगाया, उसको उसके माँ बाप से दूर किया। चलो बाप भाई से ही सही, माँ का क्या है? उसने सर झटका। मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। सबूत दिखाएगा? इतना यकीन है तो सबूत लेकर आएगा हमारा खिलाफ एक भी सबूत तुम इकट्ठा करने का वादा करता है तो जाओ, हम तुमको नहीं रोकेगा। वो संजीदा लगने लगा, जबकि जरिश को मजीद रोना आया। मैं बहतान नहीं लगा रही, वो सिसकी। दिल खौफजदा सा हुआ। तुम सिर्फ हम पर तवज्जो दे, तुम हलकान क्यों होता है? वो उसको अपने लफ्जों के जादू में फंसाने लगा, जबकि जरिश नफी करती पीछे हुई, मगर वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि वो उसकी जान कभी नहीं छोड़ेगा।